हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 का केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 15। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 14 लेक्चर कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चैनल पर आप उन्हें जाकर देख ले, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हम लोग जो इससे पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपरली पढ़ा था दोष के बारे में। ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदु दोष के प्रकार। तो इस वीडियो में हम बिंदु दोष के प्रकारों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ठोसों में दो दोष उत्पन्न होते हैं, एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अनुसार हमने रेखीय दोष को छोड़ दिया, बिंदु दोष को आगे बढ़ाया, और इसका प्रॉपर पिछली वीडियो में हमने डिफिनीशन बिंदु दोष रेखीय दोष का बताया, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने पूरा ये पार्ट इसका डिस्कस किया और बताया कि आप पूरा ये चीज़ें याद कर ले। जी गाइस, मैं एक बार और दोहरा दूं कि बिंदु दोष, देखिए बिंदु दोष के 3 प्रकार होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। देखिए स्टाइकियोमेट्री जो है ना, यह इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं रस समीकरण मिति, और ये नॉन स्टाइकियोमेट्री यानी अरस समीकरण मिति। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बिंदु दोष के 3 प्रकार होते हैं, स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धता दोष, ठीक है, उसके बाद नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ये 3 प्रकार हो गए। और देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष के ये 4 प्रकार होते हैं, अशुद्धता दोष का कोई प्रकार नहीं होता, और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के ये 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपका ठोसों में जो दोष ये टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न कर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का। वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारा जो हैंड राइटिंग नोट्स है जिसका प्राइस मैं बता दूं कि 499 रुपये है। जी हाँ गाइस, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स तैयार किए हैं एकदम बेस्ट क्वालिटी में, जो आपको 499 रुपये में मात्र मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन से सीधे बाई कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा आपको नोट्स लेना चाहिए, क्योंकि गाइज 499 रुपये आप मार्केट में जाओगे या आपके 1 महीने की कोचिंग की फ़ीस भी नहीं होगी। जी हाँ गाइज, आपकी कोचिंग की फ़ीस भी 499 रुपये से अधिक होगी, और उसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं, तो आपको बाई करना ही करना चाहिए। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से बाई कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पे नंबर आपको मेरा दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं, अपना टॉपिक पे चलते हैं। देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष सबसे पहले पढ़ते हैं, और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अशुद्धता दोष पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। ठीक है, ये स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइकियोमेट्री के बारे में। देखिए स्टाइकियोमेट्री क्या होता है। देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है कि जिन दोषों में क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमेट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति, ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है, ये तो स्टाइकियोमेट्री दोष सामान्य डिफिनीशन हो गई। चलिए इसको मैं समझाता हूँ कि स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए स्टाइकियोमेट्री का मतलब धनायनों ऋणायनों से। ठीक है, देखिए स्टाइकियोमेट्री का बने रहना, जो ये देखिए इसमें रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष, फ्रेंकल दोष, साठीय दोष, इसमें जो है ना स्टाइकियोमेट्री बनी रहेगी। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री कहने का मतलब कि मान लीजिए यह एक ठोस है, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, यह शुद्ध है, तो इसमें 5 धनायन है, 5 ऋणायन है। ठीक है, और दोष उत्पन्न होने के बाद मान लीजिए इसमें 3 धनायन हो गए, 3 ऋणायन हो गए, यानी एक तरह से बोले तो यहाँ धनायनों और ऋणायनों की संख्या और यहाँ धनायन ऋणायनों की संख्या बराबर है, यानी 3 धनायन 3 ऋणायन, और यहाँ 5 धनायन यहाँ 5 ऋणायन, यानी इस स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हुई, समान अवस्था में धनायन ऋणायन है, और यहाँ भी दोष के बाद भी समान अवस्था में धनायन ऋणायन है, तो वही होता है स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, आई होप आप लोग को स्टाइकियोमेट्री समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री बनी रहती है, इसका यही कहने का मतलब है कि ठोस, कोई भी ठोस हो गया उसमें दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद जब धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है, तो वही होता है स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है,
यहाँ आप लोग देख सकते हो जिन दोषों में क्रिस्टल जालक स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ मतलब -2 हो रहा है तो यहाँ भी -2 हो रहा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 3 है, यानी हमेशा ये समान रहेंगे। 3 धनायन रहेगा, 3 ऋणायन रहेगा, ठीक है, दोष से पहले भी और दोष के बाद में भी, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का स्टोइकियोमेट्री दोष का, ठीक है, प्रकार में रिक्तिका दोष, उसे देखते हैं। देखिए रिक्तिका दोष क्या होता है। देखिए जब क्रिस्टल, ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयी कण, ठीक है, क्या अर्थात अवयी कण। देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो, ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है, ठीक है, रिक्तिका दोष कहलाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको थोड़ा मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक आप चित्र देखिए, मैं चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यह हम लोग का एक ठोस है, ठीक है, यह हम लोग का एक ठोस है। इसमें मान लीजिए यह एक अवयी कण है, यह एक, यह एक, यह एक, यह एक, यह एक। मान लीजिए हम लोग के ये अवयी कण है, ठीक है, ये तो हम लोग का शुद्ध ठोस हो गया। लेकिन इसमें दोष कब उत्पन्न होगा, जैसा कि हमने यहाँ डिफिनीशन पढ़ा, जब इसके अवयी कण इससे बाहर निकल जाए, ठीक है। कह रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, ठीक है। यानी मान लीजिए इसमें से कोई भी अवयी कण, चलिए यहाँ एक मैं चित्र बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं एक चित्र बना ली। मान लीजिए यहाँ ये बीच वाला अवयी कण बाहर हो गया, ठीक है, बाहर मतलब यहाँ रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ ये बनाने का मतलब कि रिक्त स्थान है, और ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, और यहाँ भी एक रिक्त स्थान हो गया। यानी देखिए यहाँ मतलब ये कण, यहाँ के जो ये और ये कण थे, यहाँ देखिए ये बाहर चले गए हैं। तो इस प्रकार इसमें रिक्त स्थान हो जाएगा यहाँ पे, और इसी रिक्त स्थान के कारण ठोस में दोष उत्पन्न हो जाएगा, और इसी को हम रिक्तिका दोष कहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, यानी निर्धारित स्थान ये था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गए। तो बाहर निकल गए तो दोष उत्पन्न हो गया, और उसी दोष को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। तो वही कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। और देखिए इस दोष में पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। अब पदार्थ का घनत्व क्यों कम हो जाता है, देखिए मान लीजिए यहाँ हम लोग के, देखिए यहाँ मतलब कुछ कण थे, कुछ कण मान लीजिए 6 कण थे, तो 6 कण का कुछ स्पेसिफिक द्रव्यमान होगा। लेकिन जब दोष उत्पन्न हुआ तो मान लीजिए 2 कण इससे बाहर निकले, केवल 4 कण बचे। तो अब इसका द्रव्यमान इसकी अपेक्षा कुछ कम होगा। तो द्रव्यमान कम होगा तो चूंकि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चूंकि आयतन तो वही है लेकिन इसका द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया तो इसका अवश्य है कि घनत्व भी कम होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि इस दोष में पदार्थ का जो घनत्व होता है वह कम हो जाता है, ठीक है। पदार्थ का जो होता है घनत्व कम हो जाता है, और यह आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए आई होप आप लोग को रिक्तिका दोष अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो अगला दोष है उसे हम देखते हैं। देखिए इस बगल एकदम अच्छे से चित्र बना हुआ है रिक्तिका दोष का उदाहरण का, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कण है और ये रिक्त स्थान है, मतलब अपना इस ठोस ये जो एक क्रिस्टल है यह पदार्थ, इसमें से मतलब कुछ कण मतलब छोड़कर बाहर चले गए हैं, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर बाहर चल गए और इस प्रकार यहाँ रिक्त स्थान हो गया है। तो इस प्रकार जो ठोस में उत्पन्न दोष होता है वह रिक्तिका दोष होता है। ये तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया, है उसका चित्र है जो हमने अपने नोट्स पे बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला है अंतरकाशीय दोष। गाइस ये टॉपिक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक है अंतरकाशीय दोष। देखिए अंतरकाशीय दोष क्या होता है, देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु अर्थात अवयी कण अंतरकाशीय स्थानों में आ जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अंतरकाशीय दोष कहलाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व अधिक हो जाता है। देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोग के यह एक मतलब पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हम लोग के अवयी कण है जो रेड से डिनोट किए गए हैं, ठीक है, अवयी कण है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ बाहर से अवयी कण आ जाते हैं, ठीक है। बाहर से क्या होते हैं कि अवयी कण आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंतरकाशीय स्थान में आपको पीछे से ही बताते चले आ रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह ठोस होता है ना, इस तरह
इस तरह मान लीजिए है, तो यह बीच में जो खाली स्थान होता है इसी को अंतरकाशीय स्थान बोलते हैं। तो देखिए ये बीच में जो खाली स्थान है इसी को हम अंतरकाशीय स्थान बोलेंगे। तो बाहर से अगर कोई कण आकर इसमें आ जाए, मतलब बाहर से कोई कण इसमें आ जाए, तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होगा वह अंतरकाशीय होगा। ठीक है, उस दोष को अंतरकाशीय दोष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ डिफिनीशन में कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल में, ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु अर्थात अवयी कण अंतरकाशीय स्थानों में आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अंतरकाशीय दोष कहलाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व अधिक हो जाता है। अब पदार्थ का घनत्व अधिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए फाइनली इसमें देखिए ये मतलब ये अवयी कण थे और इसमें बाहर से और अवयी कण इसके अंतरकाशीय स्थान में आ गए। बाहर से अवयी कण आ गए यानी कुछ कणों की संख्या बढ़ गई दोष उत्पन्न होने के बाद। तो इसका मतलब कि अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इस दोष में पदार्थ का जो होता है घनत्व वह अधिक हो जाता है। तो आई होप आप लोग को अंतरकाशीय दोष भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यह इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज कर, या आप सबसे अच्छा कहूँगा कि आप हमारा नोट्स ले लें। आपको सारे सब्जेक्ट का, जी हाँ गाइस, सारे सब्जेक्ट का बेस्ट क्वालिटी में नोट्स एकदम अच्छे से इसी तरह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से भी आप सीधे अगर आपको प्रोडक्ट कोई भी बाई करने आता है, कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे तो वहाँ से भी आप कर लेंगे और आपको वहीं पे नोट्स PDF फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। आई होप आप लोग को यह टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसमें रस समीकरणमिति है जो बनी है। ठीक है, रस समीकरणमिति का फंडा थोड़ा समझाता हूँ। मतलब देखिए इसमें क्या है कि दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद दोनों अवस्थाओं में ही इसमें जो क्या है कि जो रस समीकरणमिति है वह बनी हुई है, क्योंकि इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद दोनों अवस्थाओं में जीरो है। क्योंकि देखिए जो रिक्तिका और अंतरकाशीय दोष है, हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि यह अनआयनिक ठोसों के लिए अनआयनिक ठोसों में संभव है, मतलब जिसमें कोई धनायन और कोई ऋणायन नहीं है। तो अगर मान लीजिए यह एक ठोस है, ठीक है, इसमें कोई धनायन और कोई ऋणायन नहीं, तो इसका मतलब कि इसकी स्टाइकोमेट्री जो है वह जीरो है। कोई धनायन ऋणायन नहीं मतलब यह जीरो है इसका, ठीक है, स्टाइकोमेट्री। और मान लीजिए बाहर से कण आ रहे हैं, तो बाहर से जो कण आएंगे वो भी क्या होंगे कि उन पे भी कोई मतलब चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब दोष उत्पन्न होने के बाद और दोष उत्पन्न होने के पहले जो स्टाइकोमेट्री होगी वह 0 0 होगी। ठीक है, यानी इसमें स्टाइकोमेट्री बनी हुई है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यानी एक तरह से बोले कि मतलब दोष उत्पन्न होने से पहले 0, दोष उत्पन्न होने के बाद 0, यानी बोले एक तरह से धनायनों और ऋणायनों की संख्या जो है मतलब दोष उत्पन्न होने से पहले और बाद में दोनों अवस्थाओं में बराबर है। यानी यह स्टाइकोमेट्री दोष का जो पालन कर रहे हैं, रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग का अगला दोष है उसे हम अच्छे से समझते हैं। ओके गाइज, तो अब जो हम लोग का अगला दोष है, ठीक है, जो स्टाइकोमेट्री दोष के प्रकारों में पढ़ रहे थे, हमने 2 प्रकार पढ़ लिया, रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष। तो गाइज देखिए रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष, ये जो दोनों जो दोष है वह अनआयनिक ठोसों में संभव है। ठीक है, यानी जिसमें कोई धनायन ऋणायन नहीं होता है। लेकिन वही जो अगले जो दो दोष हैं, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष, ठीक है, वे आयनिक ठोसों में संभव है, यानी जिसमें आयन होता है। ठीक है, यानी जिसमें धनायन और ऋणायन वास्तव में होता है, इनके लिए है ये दोष। तो चलिए अब इनको हम पढ़ते हैं। फ्रैंकल दोष क्या होता है? देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखिए। 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिसे छिद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस दोष में इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस दोष में पदार्थ का घनत्व अपरिवर्तित मतलब न बढ़ता है न घटता है, समान रहता है। ठीक है, रहता है। इस समय विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इसका मतलब क्या कि स्टाइकोमेट्री बना रहता है, मतलब धनायन और ऋणायन मतलब दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या होती है वह समान होती है। वही समान होने का मतलब विद्युत उदासीनता बनी रहती है। कैसे? तो चलिए हम इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। और देखिए जो फ्रैंकल दोष होता है, इस फ्रैंकल दोष को हम, ठीक है, आयनिक ठोसों का अंतरकाशीय दोष भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मान लीजिए यह एक ठोस है, ठीक है, यह एक ठोस है। तो मान लीजिए यहाँ देखिए यहाँ A+ रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ B- रहना चाहिए, यहाँ A+, यहाँ B-,
माइनस, ठीक है, यह बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, ठीक है। चूंकि यहाँ देखिए आप लोग यहाँ का जो ए प्लस है, ठीक है, वह निकल कर, ठीक है, यहाँ से हट कर यहाँ जो देखिए इन चारों से घिरा हुआ बीच में अंतरकाशीय स्थान है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान हो गया है, ठीक है, और इसी रिक्त स्थान को छिद्र कहते हैं। यहाँ हमने ऊपर देखा कि जो रिक्त स्थान होता है उसे को हम क्या बोलते हैं कि छिद्र बोलते हैं, तो इसको हम छिद्र बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ अंतरकाशीय स्थान में देखिए कोई कण इसमें बाहर से नहीं आया, इसी में जो ठोस है उसी में का कण, ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर किसी मतलब किन्हीं कणों के अंतरकाशीय स्थान में चला गया है। यानी एक तरह से बोले तो इसका द्रव्यमान क्या है, समान है, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी घनत्व ठोस मतलब इसमें दोष उत्पन्न होने से पहले और उत्पन्न होने के बाद दोनों अवस्थाओं में समान रहेगा। मतलब ये प्लस वाला बोले तो अगर यहाँ था तो इसका मतलब ठोस में कोई दोष नहीं था, लेकिन यहाँ से जब उठकर यहाँ मतलब इनके अंतरकाशीय स्थान में आ गया, बीच में आ गया, ठीक है, तो इसमें एक यहाँ रिक्त स्थान हो गया, रिक्त स्थान हो गया, इसका मतलब कि दोष उत्पन्न हो गया ठोस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान तो वही है, सेम इसका द्रव्यमान दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद क्या है कि द्रव्यमान समान है। तो द्रव्यमान समान है तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि पदार्थ का जो है घनत्व है अपरिवर्तित रहता है, मतलब दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। और देखिए यहाँ स्टाइकियोमेट्री भी बनी रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए यह धनायन तो पहले यहाँ था, दोष उत्पन्न से पहले, दोष उत्पन्न होने से पहले यह जो ए प्लस था यहाँ था, ठीक है, और वही केवल उठकर यहाँ आ गया। यानी तो ये मतलब यहाँ से उठकर यहाँ आ गया तो दोष उत्पन्न हो गया, यहाँ रिक्त स्थान हो गया। लेकिन देखिए जो मतलब तो इसमें दोष उत्पन्न होने से पहले जितने धनायनों और ऋणायनों की संख्या थी, दोष उत्पन्न होने के बाद भी उतना ही धनायन और ऋणायन इस ठोस में है। तो इस प्रकार स्टाइकियोमेट्री भी बनी हुई है, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। वही कह रहे कि इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता कहने का यही मतलब है कि जो ठोस है उसमें दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या है समान रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और मैं इसका जो डिफिनीशन है उसे पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया कि, ठीक है, इसका मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना चाहते तो इसे नहीं लिख सकते, सीधा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। मैंने काफ़ी थोड़ा बड़ा में लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, ठीक है, जिसे छिद्र कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है, ठीक है। इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस दोष में पदार्थ का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है और सबको मैंने अच्छे से समझा भी दिया। आई होप आप लोग को यह जो दोष है यह भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जो अगला अब हम लोग का दोष है साटकी दोष, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए साटकी दोष अब हम पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि जो फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष है वो आयनिक ठोसों के लिए हैं, ठीक है, यानी जिसमें आयन होते हैं। और जो हम लोग का जो पीछे हमने पढ़ा रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष वह अनआयनिक ठोसों के लिए, यानी जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जिनमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, यानी जिसमें दोष उत्पन्न होने से पहले जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या होती है वह 0 होती है, और दोष उत्पन्न होने के बाद, ठीक है, दोष उत्पन्न होने से पहले भी उसमें धनायनों ऋणायनों की संख्या 0 और दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायनों और ऋणायनों की संख्या 0 होती है। किसमें? रिक्तिका और अंतरकाशीय दोष में। लेकिन फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष चूंकि आयनिक ठोसों के लिए हैं, यानी इसमें कुछ न कुछ तो आयन रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें भी क्या होगा कि दोष उत्पन्न होने से पहले जितने धनायन और ऋणायन होंगे, ठीक है, यानी समान अवस्था में, ऐसा नहीं कि 5 हैं या 5 धनायन है 5 ऋणायन है तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी 5 धनायन 5 ऋणायन होगा, नहीं, ये 3 ऋणायन और 3 धनायन भी मतलब हो सकता है, लेकिन इनकी जो संख्या है मतलब समान रहे। संख्या से मतलब ये नहीं कि यहाँ 5-5 है दोष उत्पन्न होने से पहले तो यहाँ भी 5-5 रहे दोष उत्पन्न होने के बाद, ऐसी नहीं है। यह कंडीशन की इनकी संख्या समान रहे, ठीक है, इन दोनों की संख्या नहीं समान रहे, इन दोनों की संख्या समान रहे, ठीक है। दोष उत्पन्न होने से मान लीजिए पहले 5-5 हो, ठीक है, दोष उत्पन्न होने के बाद, ठीक है, 3 और 3 माइनस 3 प्लस इस तरह हो जाए, ठीक है, यहाँ भी एक माइनस रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम साटकी दोष देखते हैं। देखिए साटकी दोष में क्या होता है, इसकी डिफिनीशन मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। देखिए यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, ठीक है, मैंने बताया कि साटकी दोष को हम एक तरह से रिक्तिका दोष भी बोलते हैं, लेकिन आयनिक ठोसों का, ठीक है।
तो चलिए, यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जब क्रिस्टल से कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो क्रिस्टल में खाली स्थान हो जाता है, अर्थात क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है कि साटकी दोष कहा जाता है, या कहते हैं क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। ठीक है, जब जो मतलब क्रिस्टल छोड़ने वाले जो मतलब इस ठोस से जो क्रिस्टल मतलब छोड़ने वाले धनायन और ऋणायन होते हैं उनकी संख्या समान होती है, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे। ठीक है, इस कारण क्या होगी कि इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। जैसे देखिए, मैं इसी उदाहरण पे आपको समझाता हूँ, इसी चित्र पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ हम लोग का धन है, यह धन वाला यहाँ मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें मतलब यह तो हम लोग का एक अगर धन वाला यहाँ हो तो यह शुद्ध क्रिस्टल है एक, तो इसमें साटकी दोष कब उत्पन्न होगा, जब इसमें से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले आएंगे तो वहाँ रिक्त स्थान हो जाएगा। मतलब जो छोड़कर आएगा वहाँ रिक्त स्थान हो गया, और रिक्त स्थान होने का क्या मतलब कि वहाँ दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा वह साटकी दोष कहलाएगा, और जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे, समान संख्या में निकलेंगे साटकी दोष में। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जब क्रिस्टल से कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो क्रिस्टल में खाली स्थान हो जाता है, अर्थात क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान रहती है, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बने रहने का मतलब कि ये मतलब साटकी दोष में स्टाइकियोमेट्री का पालन होता है। ठीक है, चलिए इसका उस बगल चित्र है, मैं चलता हूँ उस बगल और उसमें भी आपको एक अच्छे से मतलब समझा देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ताप में वृद्धि होने पर साटकी दोष में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए जब इसका हम ताप गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली कि इसमें कुछ धनायन कुछ ऋणायन गर्म होकर मतलब बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो बाहर निकलेंगे यानी काफ़ी कम हो रहे हैं, इसका मतलब दोष बढ़ रहा है। ठीक है, यही ना होता है, जितने इसमें मतलब धनायन ऋणायन बाहर निकले उसी मात्रा में इसका दोष बढ़ेगा, साटकी दोष। ठीक है, या और इस दोष में जो पदार्थ का घनत्व होता है वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ इसका द्रव्यमान कम हो रहा है, और द्रव्यमान कम हो रहा है तो चूंकि घनत्व भी कम होगा। ठीक है, यानी मतलब इसमें दोष उत्पन्न होने से पहले घनत्व कुछ अलग होगा और दोष उत्पन्न होने के बाद कुछ घनत्व अलग होगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से कण बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बार मैं और समझाता हूँ। मान लीजिए यह ठोस है, ठीक है, यह आप लोग का एक क्रिस्टल है, और देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहले A+ था, यहाँ पे B-A+ था, यहाँ पे B-A+, यहाँ पे B- था, लेकिन वो तो शुद्ध था जब यहाँ थे, वो मतलब धनायन ऋणायन जब यहाँ स्थित थे, लेकिन जब यही अपने स्थान से छोड़कर बाहर निकल गए हैं, ठीक है, तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया, और वही दोष क्या होता है कि साटकी दोष होता है। और इसमें देखिए जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे। देखिए यहाँ A+, B-, A+, B-, यानी यहाँ A+ है, और यहाँ A+, B-, A+, यानी यहाँ भी A+ है, यानी A+, दो A+ निकले, और देखिए यहाँ B-, A+, B-, यानी B-, यानी दो A+ और दो B- बाहर निकले हैं। ठीक है, यानी समान संख्या में निकले हैं। इससे पीछे हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखा था कि इसमें जो धनायन और ऋणायन है समान संख्या में बाहर निकलते हैं। तो आई होप यहाँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें आपको जो याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष मतलब प्रदर्शित करने वाले कुछ ये मतलब यौगिक हैं, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंकल दोष में ZNS है, AgCl है, AgI, AgBr है। ठीक है, वही साटकी दोष प्रदर्शित करने वाले ठोस NaCl है, KCl है, CSCl है, AgBr है। और उभयनिष्ठ क्या है, मतलब जो साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है वो AgBr है। तो इस तरह आप लोग के मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है यह कि साटकी तथा फ्रेंकल दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला ठोस है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि AgBr है वही फ्रेंकल और साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वही हमने यहाँ नोट में भी लिखा है कि याद रखना फ्रेंकल तथा साटकी दोनों, ठीक है, दोषों को प्रदर्शित करने वाला ठोस AgBr है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हमने पढ़ा ये स्टाइक्योमेट्री दोष के चारों प्रकारों का। ठीक है, उसके बाद हम चलिए जो इसका सेकेंड प्रकार था बिंदु दोष का, अशुद्धता दोष, उसे हम पढ़ते हैं।
ओके गाइज, तो चलिए जो अशुद्धता दोष है यानी बिंदु दोषों के प्रकार में हमने पढ़ लिया। अभी स्टाइक्योमेट्री दोष पढ़ लिया, उसके चारों प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकंड है बिंदु दोष के प्रकार में अशुद्धता दोष, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को चार्ट याद होगा तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अगर चार्ट नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत हो रही है कि कहाँ से कहाँ मतलब ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पिछला वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर बनाया था। ठीक है, उसमें पूरी कोशिश की थी कि आपको पूरा चार्ट याद हो जाए। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे के सारे लेक्चर देख ले। अगर आप देखिए, आप सोचोगे कि केवल 1-2 लेक्चर देखकर मैं काम चला लूँ तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, 12th है, आप थोड़ा समझिए। देखिए अशुद्धता दोष क्या होते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए, एक तरह से बोल सकते हैं इसका मतलब कि NaCl में SrCl2 को मिलाया जाए। ठीक है, तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक Sr2+ 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन Na+ का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। रिक्त रहता है इसका मतलब कि इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हो, यह मैंने चित्र बनाया हुआ है। देखिए देखिए जैसे Na+Cl- Na+Cl- Cl- Na+Cl- और यहाँ Na+ रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ फाइनली कि जब इसमें यानी NaCl का यह पूरा क्रिस्टल है, जब इसमें SrCl मतलब बहुत कम मात्रा में गलित SrCl2 को मिलाया जाता है। ठीक है, यानी इसके साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो जो Sr2+ होता है, ठीक है, 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करने का मतलब कि हटा देता है। ठीक है, 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है और उसमें से एक का स्थान अपने मतलब वो स्वयं ग्रहण कर लेता है और एक खाली रहने देता है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए गायब हो गया और एक यहाँ पे गायब हो गया Na+। ठीक है, तो एक का स्थान Sr2+ यहाँ पे ले लिया, यानी उसके स्थान पे आ जाता है और एक जो स्थान होता है रिक्त रह जाता है। तो रिक्त रह गया इसका मतलब कि दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसी को अशुद्धता दोष बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को अशुद्धता दोष एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस देखिए, इसको आप अपने जो आप लोग की बुक है उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर ही नहीं होगा जल्द, लेकिन आई होप मैं आशा करता हूँ कि यहाँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक पढ़िए एक बार और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए। अशुद्धता दोष अपनी बुक में पढ़िए, उसके बाद इसको एक बार देखिए, एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी हाँ गाइस, एक बार मैं और फिर से समझाना चाहूँगा कि अशुद्धता दोष क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब NaCl का एक क्रिस्टल होता है, जब उसमें SrCl2 मिलाया जाता है, ठीक है, तो जो Sr2+ होता है ना, वह क्या होता है मतलब SrCl2 में जो Sr2 होता है, Sr2+, ठीक है, जिस पे 2 धनायन होते हैं, वह 2 Na+ यानी 2 Na+ आयनों को हटा देता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ केवल Na लिखा है, यहाँ पे Na रहना चाहिए। ठीक है, वह क्या होता है कि 2 Na+ आयनों को हटा देता है। तो मान लीजिए यहाँ एक हटा दिया और एक यहाँ हटा दिया, यानी यहाँ दोनों जगह पे रिक्त स्थान हो गया। और वही कहा जाता है कि वह क्या होता है कि एक Na+ का तो स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, यानी यहाँ रिक्त रहता है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और एक जो है वह खाली रह जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया कि खाली रह गया, इसका मतलब रिक्त हो गया, ये दोष उत्पन्न हो गया। तो उसी दोष को हम क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष बोलते हैं। चलिए एक बार डिफिनीशन में और अच्छे से पढ़ देता हूँ, आप मेरा नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से लिखी गई। आप हमारे एप्लीकेशन रिलेज क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, कहीं भी मेरा नंबर, किसी भी वीडियो में मेरा नंबर मिल जाएगा, यहाँ भी आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अशुद्धता दोष देखिए, यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2+ 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, यह एक आयन Na+ का यानी एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। तो आई होप आप लोग को अशुद्धता दोष एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम नॉन स्टाइक्योमेट्री जो बिंदु दोष का तीसरा प्रकार था उसे हम पढ़ते हैं। देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष यानी अरस समीकरणमिति दोष। ठीक है, देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होता है। देखिए जिन दोषों में क्रिस्टल जालक की स्टाइक्योमेट्री यानी रस समीकरणमिति में परिवर्तन होता है उसे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष बोलते हैं। अब देखिए यहाँ हमने देखा स्टाइक्योमेट्री दोष में कि परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होने का मतलब कि देखिए अगर कोई ठोस है उसमें दोष उत्पन्न नहीं है, यानी दोष उत्पन्न होने से
पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद जो धनायनों और ऋणायनों की संख्या होगी उसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है, यानी अंतर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जिन दोषों में क्रिस्टल जालक स्टाइक्योमेट्री यानी रस समीकरणमिति में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके दो प्रकार हैं। फर्स्ट है धातु अधिक्य दोष, ठीक है, धातु अधिक्य दोष। चलिए इसको हम देखते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। देखिए, जब क्रिस्टल में ऋणायनों की अपेक्षा धनायनों यानी धातुओं की, ठीक है, अधिक्य हो जाए, धातुओं का अधिक्य हो जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष धातु अधिक्य दोष है या धातु अधिक्य दोष कहलाता है, ठीक है दोस्तों। धातु अधिक्य दोष आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब क्रिस्टल में ऋणायनों की अपेक्षा धनायनों का अधिक्य हो जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष धातु अधिक्य दोष कहलाता है। और यहाँ आप लोग देख रहे हो कि नॉन स्टाइक्योमेट्री में भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि कह रहा है कि धनायनों की संख्या अधिक हो जाए, यानी धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। दोष उत्पन्न होने से पहले कुछ मतलब समान होती थी, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद धनायनों की संख्या अधिक हो गई और ऋणायनों की संख्या कम हो गई, यानी इसमें क्या होगा कि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है। धातु अधिक्य दोष क्या प्रदर्शित कर रहा है, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। इसमें स्टाइक्योमेट्री जो स्टाइक्योमेट्री है बनी हुई नहीं है, परिवर्तित हो गई है, ठीक है। तो यह धातु अधिक्य दोष इसीलिए नॉन स्टाइक्योमेट्री का भाग है, ठीक है। तो आई होप धातु अधिक्य दोष की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जब क्रिस्टल में ऋणायनों की अपेक्षा धनायनों यानी धातुओं का अधिक्य हो जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष धातु अधिक्य दोष कहलाता है, ठीक है। अब चलिए हम उस बगल चलते हैं। अब धातु इसका जो सेकेंड प्रकार है धातु न्यूनता दोष उसे पढ़ लेते हैं। ओके गाइज, और कुछ चीज़ें देख लीजिए। देखिए, NaCl और जो KCl होते हैं धातु अधिक्य दोष प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें यह दोष पाया जाता है, ठीक है। NaCl और KCl में धातु अधिक्य दोष पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक छोटी सी डिफिनीशन पूछ देता है, 1 या 2 नंबर में, खासकर 1 नंबर में ही पूछता है कि F केंद्र क्या होता है, ठीक है। केवल यही क्वेश्चन पूछता है कि F केंद्र क्या होता है। तो देखिए F केंद्र क्या होता है। देखिए, सामान्य अवस्था में मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है। देखिए, वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है F केंद्र कहलाता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको चित्र भी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद और डिफिनीशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, यह आप इस फिगर को देखिए, यहाँ इस फिगर को आप देख रहे हैं। देखिए, यह माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस, इसी प्रकार देखिए, मतलब यह चला जा रहा है आगे तक। यहाँ देखिए प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ माइनस यानी ऋणायन जो रिक्तिका है, यह ऋणायन रिक्तिका होनी चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर ये E माइनस यानी इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसमें दोष उत्पन्न होगा, सॉरी, इसी को हम F केंद्र कहेंगे, ठीक है। मैं दोष पे चला गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, F केंद्र बोलेंगे। तो वही अगर F केंद्र की डिफिनीशन आ जाए तो आप याद रखना कि वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका के स्थान पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसी को हम F केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है यानी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, वही क्या होता है कि F केंद्र होता है, F केंद्र कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से मैंने यहाँ आपको समझा भी दिया कि आप ये चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे ऋणायन रिक्तिका, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ माइनस, यानी ऋणायन रिक्तिका रहनी चाहिए लेकिन इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इस प्रकार यह क्या कहलाएगा, यही F केंद्र कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को F केंद्र की डिफिनीशन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष क्या होती है। देखिए, जब क्रिस्टल में धनायनों की अपेक्षा ऋणायनों का अधिक्य हो जाए यानी ऋणायन अधिक हो जाए तो वहाँ क्या होगा कि धातु न्यूनता दोष होगा। अब ऋणायन अधिक हो जाएंगे तो अब इसलिए कि धनायन कम हो गए, यानी धातुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, धातु कम होगी। तो वही बोल रहा है कि जब क्रिस्टल में धनायनों की अपेक्षा ऋणायनों का अधिक्य हो जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है। केवल सामान्य डिफिनीशन है, अगर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा कि धातु न्यूनता दोष क्या होता है, ठीक है। तो आप यही लिख दोगे कि जब क्रिस्टल में धनायनों की अपेक्षा ऋणायनों का अधिक्य हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार, उसमें पढ़ेंगे उनके विद्युतीय गुण, जैसे चालक, अर्धचालक ऐसे होता है ना, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आपको इस वीडियो लेक्चर की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें।